Yes, good evening. Good evening, good evening. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में आज हम बात करेंगे यूनानी और होम्योपैथी की, और साथ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। चलो भाई फिर स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। लेक्चर नंबर 2 है आज। यूनानी एंड होम्योपैथी से स्टार्ट करेंगे। हमने कल भी आपको बताया था ये बेस्ड ऑन द ह्यूमोरल थेरेपी पे काम करता है यूनानी सिस्टम। और फार्मेसी का जो सिंबल है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है यूनानी सिस्टम से, है ना। यूनानी सिस्टम से लाठी में लिपटा हुआ सांप, लाठी पे लिपटा हुआ सांप, है ना, यही सिंबल है फार्मेसी का। और ये सांप और लाठी किसकी है? ये एस्क्युलेपियस की है, जो अपोलो के सन थे, यानी अपोलो के बेटे थे, है ना। यस, इसके बारे में बात कर चुके थे। यूनानी मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड ग्रीको अरब मेडिसिन। ये ग्रीक और अरब की चिकित्सा प्रणाली, जिसको यूनानी टिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनानी टिब भी कहा जाता है, राइट। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल और ट्रेसेस इट्स ओरिजिन एस्क्युलेपियस से। कहां से इसकी ओरिजिन कहां से ली गई? एस्क्युलेपियस। और एस्क्युलेपियस कौन थे? ये थे सन ऑफ अपोलो, जिनको गॉड ऑफ हीलिंग बोलते हैं ना। बुकरात, जिनको हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं, कहते हैं ना कि फादर ऑफ मेडिसिन, कौन? हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं ना। तो उनका जो नाम था पहले, वो नाम था बुकरात, ठीक। बिलीव्ड टू बी द डिसेंडेड ऑफ द एस्क्युलेपियस। इनको एस्क्युलेपियस का वंशज कहा जाता है। इज नोन एज फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन, और यूनानी मेडिसिन का फादर भी कहा जाता है ना। कई जगह पे अगर बात किया जाए तो एस्क्युलेपियस की पूजा भी की जाती है, और प्रेयर में भी इनका नाम यूज किया जाता है ना, कि भाई ये इनको किसी भी कोई भी अगर घाव हो गया है तो हीलिंग के देवता, यानी घाव भरने की देवता कहा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल की बात किया जाए तो बेसिक प्रिंसिपल ह्यूमोरल थ्योरी, यानी हमारे अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनमें ये बैलेंस बनाते हैं, है ना। उन्हीं के बिहाफ पे ये ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे यूनानी मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 ह्यूमर। किस पे? 4 ह्यूमर पे। एक होता है डम, मींस जिसको ब्लड बोलते हैं। फिर बलगम, है ना, स्पुटम जो होता है। सैफरा येलो बाइल, और सौदा ब्लैक बाइल को। ये हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अगर ये चारों जो ह्यूमर हैं, ये जो चारों फ्लूइड हैं, ये चारों फ्लूइड में बैलेंस बना रहे तो बॉडी हमारी फिट रहती है। डिजीज अकर्स, अगर इनमें किसी भी तरह से इम्बैलेंस, इन चारों में कोई भी एक कम या ज्यादा हो गया तो फिर शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। ह्यूमर्स आर लिंक्ड टू द एलिमेंट ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी के साथ लिंक्ड रहती हैं। ह्यूमर यानी जिसको अखलात पर आधारित है, ठीक। 4 ह्यूमर, दम जिसको ब्लड बोलते हैं, बलगम, सफरा, सौदा। ह्यूमर में संतुलन से ही संतुलन बनाए रखना, स्वस्थ आहार, औषधियां और रेजिमेंटल उपचार, है ना, से जो है इसको ठीक किया जाता है। थ्योरी ऑफ टेम्परामेंट, और यूनानी जो सिस्टम होता है ये इंसान के मिजाज के हिसाब से, है ना, इंसान के मिजाज के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, कि अलग अलग इंसान का मिजाज अलग अलग तरह होता है, उसी को बोलते हैं टेम्परामेंट। ईच पर्सन हैज ए स्पेसिफिक टेम्परामेंट या मिजाज, कहते हैं ना, और भाई मिजाज कैसे हैं, है ना। तो विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वालिटी, ये पर्टिकुलर किसी की क्वालिटी होती है। जैसे कोई गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई ठीक रहता है, कोई वेट, कोई ड्राई। दिस टेम्परामेंट डिटरमाइंड द इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन, है ना, और इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन, और फिर उसी टेम्परामेंट के आधार पर उनकी बीमारियां भी डिसाइड होती हैं। 4 प्राइमरी टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई होता है। ट्रीटमेंट भी इसी बेस पे किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट मिजाज स्वभाव का होता है, जो अपने गुणों से, कोई गर्म, ठंडा, गीला, सूखा, ये उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है। कुछ लोग मिश्रण होते हैं। मिजाज स्वास्थ्य उपचार की प्रतिक्रिया और रोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, राइट। टैफदिल, टैफदिल, टैफदिल क्या बोलते हैं? रीबैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। जैसे
ये ट्रीटमेंट की एक टेक्निक होती है यूनानी सभ्यता में, जिसमें चारों जो ह्यूमर हैं, 4 ह्यूमर्स होते हैं, उनको बैलेंस करने का काम किया जाता है अकॉर्डिंग टू मिजाज, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन एम्स टू रिस्टोर बैलेंस द ह्यूमर ईदर बाय रिमूविंग एक्सेस ह्यूमर या स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन डिफिशियंसी। अब जैसे जो ह्यूमर था, है ना, 4 ह्यूमर बताए, तो 4 ह्यूमर में कोई एक ह्यूमर या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया। अगर कम हो गया तो स्टिमुलेट करके उसको बॉडी में बढ़ाया जाता है, अगर ज्यादा हो गया तो उसको रिमूव किया जाता है ना। इसी तरह से कुल मिला के चारों ह्यूमर के बीच में बैलेंस बनाने की पद्धति को यूनानी सिस्टम बोलते हैं, और यह किया जाता है रीबैलेंसिंग द बॉडी, जिसको बोलते हैं तफदिल। क्या बोलते हैं? तफदिल। यानी यूनानी चिकित्सा का उद्देश्य दोषों का संतुलन पुनः स्थापित करना। अधिक दोष है तो उसको निकाल दो, कम दोष है तो उसको बढ़ा दो, राइट। इसमें बहुत कई आहार हैं, जड़ी बूटियां हैं, शोधन टेक्निक है, रक्तस्राव है ना, कैपिंग जैसे उपाय किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है डाइट और लाइफ स्टाइल, चाहे जितनी बीमारी हो, राइट। और किसी भी उसमें पद्धति में, चाहे आयुर्वेदा ले लो, चाहे सिद्धा ले लो, चाहे यूनानी ले लो, चाहे होम्योपैथिक ले लो, इवन एलोपैथिक भी, अगर आपका ये ठीक है डाइट और लाइफ स्टाइल, तो दवाओं का असर और तेज होता है, बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। तो लाइफ स्टाइल में चेंज किया जाता है, मींस प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और हाइजीन। ये जो 3 चीजें होती ना, अगर इसको आप मेंटेन कर ले गए लाइफ में, है ना, तो आगे जाके देखो क्या है ना, कि जब तक कहते ना चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक वो पकड़ा ना जाए, है ना। तो इसीलिए जैसे आप कोई बुरी आदत की हो, कोई कुछ लोगों को सुट्टा लगाने का शौक है, कुछ लोग थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, राइट, कुछ को किसी चीज की लत है, बुरी आदत है, तो तब तक जब तक किसी को पता ना चले, नहीं पता चलेगा, तुम वो करते रहोगे अकेले में, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपका शरीर डैमेज हो रहा है। जिस दिन आप गिरते हो हॉस्पिटल के बेड पे, तो फिर घर और हॉस्पिटल के बीच की ही जर्नी रह जाती है। उस दिन बैठ के हॉस्पिटल पे या लेट के खाली आदमी यही सोचता है कि उस वक्त हमने ये गलत काम क्यों किया, समझे। तो जब तक बताया ना ग्रोइंग स्टेज है, तब तक किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आज के कर्म कल सामने जरूर आते हैं। तो आहार और जीवन शैली का महत्व होता है, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और हाइजीन। फूड हैव द क्वालिटीज, जैसे हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट, तो जिसका जिस तरह का मिजाज है, वो मिजाज चेक करने के बाद उसका डाइट चार्ट उसी हिसाब से बना दिया जाता है, राइट। फिलोसफिकल रूट की बात किया जाए तो यूनानी सिस्टम बिलीव करता है बॉडी हैज द इनेट एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। यूनानी सिस्टम इस बात पे बिलीव करता है कि हमारी बॉडी के अंदर खुद सेल्फ हीलिंग पावर बहुत होती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ चीजों को बैलेंस करने में मदद करते हैं, बाकी तो काम बॉडी हमारी खुद ही कर लेती है। व्हेन गिवन द राइट एनवायरनमेंट एंड ट्रीटमेंट, अडॉप्ट द होलिस्टिक अप्रोच। अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, सही तरीके से सही इन्वायरमेंट में रखा जाए, तो बॉडी अपने आप को जल्दी से जल्दी खुद ठीक कर लेती है, राइट। अगला आता है होम्योपैथिक सिस्टम। होम्योपैथिक सिस्टम जो चिकित्सा प्रणाली है, इसको बेसिकली बोलते हैं लाइक क्योर लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक क्योर लाइक्स। और 18वीं शताब्दी में इसको सैमुअल हैनमैन ने इसकी डिस्कवरी करी थी होम्योपैथिक की, और इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह का, जैसे कोई भी है, जैसे आप प्याज काटते हो, सपोज करो, लाइक क्योर लाइक, जैसी बीमारी वैसा इलाज, है ना। जो चीजें हमें खुशी में मिलती हैं, तो जब दुख होता है तो उन्हीं चीजों से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। थोड़ी सी चीजें समझने में थोड़ा सा वो होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे आप प्याज काटते हो, प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलते हैं, है ना, कई बार एलर्जी हो जाती, छींके भी आती हैं। तो इनका ये कहना है कि जैसे नॉर्मली ही आप प्याज काटते हो, कोई बीमारी नहीं आंखों से आंसू आए, और जब आपको सर्दी हो जाती है तो सर्दी में भी आंखों में आंसू आते हैं, है ना। तो प्याज से सर्दी का
देखो अभी अब समझाते हैं। होम्योपैथी इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड बाय द सैमुअल हैनमैन is the 18th century. It is based the principle of like cure like, where the substance that produce the symptom in healthy person are used. हेल्दी पर्सन में जो सिम्टम यूज होते हैं उसी को हाईली डाइल्यूटेड कर दिया जाता है, डाइल्यूटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर सिम्टम इन द डिजीज पर्सन। हिंदी में समझो और समझ में आएगा। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास सैमुअल हैनमैन ने किया था 18वीं शताब्दी के अंत में। समान से समान का उपचार, ध्यान समझो, समान से, तो कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो नहीं भूलोगे, और नहीं तो फिर लाइक क्योर लाइक लाइक क्योर लाइक करते रहोगे। सिद्धांत जिसमें स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करने वाले पदार्थ, क्या बोले, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करने वाला पदार्थ, जैसे स्वस्थ व्यक्ति प्याज काट रहा है तो आंखों से आंसू आएंगे, स्वस्थ व्यक्ति है ना, तो वही है, स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को अधिक डाइल्यूट यानी और पतला कर दिया जाता है, और फिर अगर कोई रोग में वही सिम्टम दिखते हैं तो उसी पदार्थ का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उसका उपचार भी किया जाता है। जैसे पतले रूप में रोगी के समान लक्षणों के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। बताओ भाई, इसको बोलते हैं लाइक क्योर लाइक। याद रहे, ये दो चीजें कई बार एग्जाम्स में पूछी गई। होम्योपैथी तो पूछी जाती है, सैमुअल हैनमैन और लाइक क्योर लाइक, है ना, ये क्या है। अब बेसिक प्रिंसिपल की बात किया जाए, इनके बेसिक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी यानी लाइक क्योर लाइक, समान से समान का उपचार। होम्योपैथी इज द फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस causing symptom in the healthy person can be used to treat symptoms in the sick person. एग्जाम्पल, होम्योपैथी मुख्य सिद्धांत जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करता है वही पदार्थ रोगी में उन्हीं लक्षणों का उपचार कर सकता है। जैसे प्याज स्वस्थ व्यक्ति में आंखों से पानी और छींक लेके आता है, इसीलिए प्याज से बनी औषधि सर्दी व एलर्जी के उपचार में प्रयोग की जाती है। अभी पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अभी है ना, होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही यही है, समान से समान का उपचार, राइट। हेल्दी पर्सन में अगर कोई पदार्थ किसी सिम्टम को उत्पन्न कर देता है तो उसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करके जिस बीमारी में वो सिम्टम दिखते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। समझ गए ना, है ना। थोड़ा सा झोल मोल वाला है लेकिन मैंने कोशिश करी समझाने की, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, एक दो बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। उसके बाद और होम्योपैथिक क्या बोलता है, और होम्योपैथिक क्या बोलता है, होम्योपैथिक बोलता है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, न्यूनतम मात्रा का नियम। होम्योपैथी कहता है कि जो दवा की डोज है वो कम से कम होनी चाहिए, सबसे कम। इसीलिए कभी भी तुम जाओ होम्योपैथिक दुकान में, एलोपैथिक में 4-6 दवाई दे देते हैं, बड़ी बड़ी दवाई दे देते हैं, होम्योपैथिक में मीठी मीठी 4 गोली दे देते हैं, खा लो, है ना। लॉ ऑफ मिनिमम डोज, होम्योपैथी फॉलो द कॉन्सेप्ट दैट स्मॉलर द डोज ग्रेटर द पोटेंसी। डोज कम होनी चाहिए और ताकत ज्यादा होनी चाहिए, पोटेंसी ज्यादा होनी चाहिए। रेमेडीज प्रिपेयर्ड बाय द सीरियल डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन से प्रिपेयर की जाती हैं मेडिसिन, किससे, सीरियल डाइल्यूशन से। भाई जैसे डाइल्यूशन क्या, 100 ml है ना, कोई दवा है मान लिया, अब इसको डाइल्यूट करना है तो इससे 1 ml दवाई ले ली और इसमें 50 ml पानी डाल दिया, और डाइल्यूट करना है इससे अब 1 ml फिर दवाई ले ली, इसमें 50 ml फिर पानी डाल दिया, और डाइल्यूट करना है, अब ये जो डाइल्यूट हो गया है इससे फिर 1 ml लिया और 50 ml पानी डाल दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन बनाना। क्या बोलते हैं, सीरियल डाइल्यूशन मींस सेम तरीके से सेम अमाउंट ऑफ पानी मिला के सेम अमाउंट में उसको डाइल्यूट करना। अब इससे जो लास्ट वाला होता है वो एकदम पतला हो जाता है, उसमें ड्रग कंटेंट बहुत कम रह जाता है ना। तो ये वही कहते हैं कि डोज कम होनी चाहिए और पोटेंसी यानी ताकत, दवा ताकतवर होनी चाहिए, ठीक है। होम्योपैथी बिलीव करता है एक्सट्रीमली हाई डाइल्यूशन
एनर्जी ऑफ द मेडिसिनल इसेंस, माना जाता है कि दवा जितनी कम उतनी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, दवा ज्यादा डाइल्यूट होगी, अगर दवा कम से कम दी जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट भी शरीर में कम होंगे। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, होम्योपैथिक ड्रग के साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते? उसके पीछे की बेटा वजह यही है, दवा को इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है कि भाई कोई एक दवा है, इसको डाइल्यूट करके 100 कर दिया गया, 1/100 है। तो होम्योपैथिक में ले रहे हो तो 1 ले रहे हो, और वही अगर तुम 0.01 ले रहे हो, वही होम्योपैथिक में 0.01। अब सोच के देखो, असर इसका ज्यादा हो मींस साइड इफेक्ट इसका ज्यादा होगा कि इसका? तो ये तो बहुत कम हो गया, 1/100 हो गया है, एक का 100 टाइम्स कम कर दिया, तो साइड इफेक्ट भी नेग्लिजिबल हो गया। इसीलिए होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते, राइट। होलिस्टिक अप्रोच, बेसिक प्रिंसिपल में ट्रीटमेंट का इनका होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच बोले तो होम्योपैथी एक समग्र उपचार पद्धति है जिसमें केवल रोग या लक्षणों का नहीं बल्कि पूरे शरीर का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपचार किया जाता है। फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल ट्रीटमेंट, है ना, सारे एस्पेक्ट ध्यान दिए जाते हैं। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, अच्छा होम्योपैथिक में एक चीज, एलोपैथिक में क्या है, तुम देखते हो ओपीडी में डॉक्टर बैठा, किसी भी चाहे सरकारी अस्पताल में चले जाओ चाहे प्राइवेट में चले जाओ, कभी देखना तुम ओपीडी में उस डॉक्टर के पास बैठ जाओ, अगर उस डॉक्टर ने 100 पर्चे काटे हैं तो 100 पर्चे में 80 पर्चों में दवाइयां एकदम सेम होंगी, एक भी दवा इधर से उधर नहीं होगी। बीमारियां भले ही अलग अलग हैं, है ना, बीमारियां भले ही अलग अलग हैं, लेकिन राइट, क्लियर, दवाइयां सेम है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, हर इंसान का अपना अलग सिम्टम है, अलग बीमारी है और उसके लिए अलग दवा है। प्रैक्टिशनर कंसीडर्ड नॉट ओनली डिजीज बट ऑल्सो द पेशेंट, जो होम्योपैथी का डॉक्टर है वो सिर्फ बीमारी को नहीं ट्रीटमेंट देता, बीमारी को ध्यान में नहीं रखता। अब जैसे होम्योपैथिक में चले जाओ, है ना, होम्योपैथिक में चले जाओ, वहां जाके देखो डॉक्टर कई बार तो पेशेंट का चेहरा भी नहीं देखता। मतलब ताज्जुब की बात है, कई बार तुम लोग तो फार्मासिस्ट बनोगे, जाओगे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करोगे, देखोगे कई बार ओपीडी में बैठा है डॉक्टर, पर्चे आए हुए हैं, वो लिखना, मतलब पेशेंट ने ना कुछ बोला ना डॉक्टर ने पर्चा देखा, दे दिया जाओ, आत्मज्ञानी हो गए डॉक्टर। उसके बाद कई बार तो चेहरा नहीं देखते, पेशेंट ने कुछ बोल दिया, एक आध शब्द बोला, उससे पहले पर्चा तैयार है। बाबा बागेश्वर हो गए, पर्चा लिख देते हैं पहले डॉक्टर, है ना, पर्चा निकाल देते हैं। तो होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता, होम्योपैथिक में हाईली इंडिविजुअलाइज सिस्टम, बीमारी के साथ साथ पेशेंट को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके यूनिक सिस्टम, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको दवा दी जाती है, राइट। ठीक है, वाइटल फोर्स यानी जीवन शक्ति, होम्योपैथिक ये मानता है कि हर इंसान में वाइटल फोर्स, जिसको इच्छा शक्ति बोलते हैं ना, हर जो इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, उसी को वाइटल फोर्स, इंटरनल एनर्जी, है ना। कई बार होता है ना, जैसे जब इंसान जवान रियलिटी में 21-22 साल का जब होता है, उस वक्त भाई कितनी भी ठंडी हो है तो कहो दौड़ना सुबह शुरू करे, बनियान खाली पहने वाव न पहने और दौड़ने लगे, उसको कोई डर नहीं है, उसको मालूम कुछ नहीं हो सकता हमको। एक उम्र की ताकत होती है ना। कुछ लोग एकदम जोशीले बुढ़ापे तक रहते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। इंटरनल एनर्जी, इच्छा शक्ति उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, कुछ भी उनसे कभी पूछो, हाँ सब ठीक, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों का बीमारी क्या कर पाई, कुछ नहीं। तो ये होम्योपैथी इस वाइटल फोर्स को जागृत करने में मदद करता है, मींस एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। व्हेन दिस वाइटल फोर्स डिस्टर्ब इलनेस, अगर अब यही जो वाइटल फोर्स है यही डिस्टर्ब हो गया, पेशेंट जहां
डाउन हुआ वही बीमारी पकड़ लेती है ना। बीमारियां तो देखो चारों तरफ हैं आपके, इंतजार करती हैं बैठ के कब आप कमजोर पड़ो और कब आपके ऊपर अटैक करें। इसीलिए किसी भी पेशेंट को कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड बीमारी, ऐसी बीमारी जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे, अगर लगती है तो 2-4-10 बीमारी और आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब तो आप कमजोर हो गए हो, वो कमजोर को दुनिया दबाती है, राइट। और मिनिमल साइड इफेक्ट, अब मिनिमल साइड इफेक्ट ड्यू टू एक्सट्रीम डाइल्यूशन, है ना। क्योंकि भाई डाइल्यूशन ड्रग का, बहुत डाइल्यूटेड ड्रग दी जाती है इसमें, यही एक वजह है कि इसमें या तो मिनिमम और या फिर नो साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। भाई सीरियल डाइल्यूशन होने की वजह से ड्रग बहुत पतली, बहुत कम ड्रग जाती है शरीर में, इसीलिए नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट या तो साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, राइट। अब देखो कंपैरिजन देख लो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, है ना। होम्योपैथी जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है 18वीं शताब्दी में जर्मनी के हैं, इसकी उत्पत्ति जर्मनी से हुई, है ना। आयुर्वेद भारत में महर्षि चरक ने करी थी, यूनान अरब हिप्पोक्रेट्स ने, है ना, वो एस्क्युलेपियस ने, ठीक है। सिद्धांत की बात किया जाए तो होम्योपैथी लाइक क्योर लाइक, आयुर्वेदा 3 दोषों पे काम करता है और यूनानी 4 ह्यूमर्स पे काम करता है। बेसिक एलिमेंट वाइटल फोर्स पे काम करता है, ये पंच महाभूत, है ना, पंच महाभूत जो आपके क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर वाला, और यहाँ पे ये 4 एलिमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। बात इसमें होम्योपैथिक में स्पेसिफिक जो दोष होते हैं यानी ह्यूमर है, इसे डिफाइन नहीं किए जाते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन देख के इलाज किया जाता है। और आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बात की जाती है, यूनानी में दम बलगम सैफरा और सौदा पे। डायग्नोसिस सिस्टम बाकी सब चीजें आपको क्लियर है, मेन चीज आपको यहाँ पे डिफरेंस आते हैं, ये डिफरेंस क्लियर होने चाहिए ताकि आपको आगे जाके होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी में डिफरेंस पता चले। खाली ये डिफरेंशिएट करने के लिए, कभी ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि भाई इनका अंतर बताओ, कभी नहीं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया यहाँ पे कि जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, अच्छा ये होम्योपैथी है, ये आयुर्वेदा में है, ये यूनानी में है, ये सिद्धा में है। वो चीजें पढ़ते समय, अब होता क्या है ना कि जब तुम पढ़ते हो तो अकेले पढ़ते हो होम्योपैथी, याद हो गया होम्योपैथी, फिर पढ़ते हो आयुर्वेदा, याद हो गया आयुर्वेदा, ठीक है। अब तुम एक साथ तीनों नहीं पढ़े, एग्जाम टाइम पे जब क्वेश्चन आता है तब एकदम कॉन्सेंट्रेट होके तुम लिखना शुरू करते हो होम्योपैथी। फिर बहुत सारी चीजें होम्योपैथी में आयुर्वेदा जैसी दिख रही हैं, यूनानी जैसा दिख रही हैं, फिर तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, यार कहीं हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं, होम्योपैथी में आयुर्वेदा या यूनानी में सिद्धा तो नहीं लिख रहे हैं, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखना, इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस मोनू, क्या हो गया तुमको? गवर्नमेंट जॉब में एमसीक्यू क्या हो गया? यहां गवर्नमेंट जॉब कहां आ गया तुम्हारा? हाँ भाई, क्लियर पॉइंट, है ना। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ, ये होम्योपैथी हो गया क्लियर, आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माण विधि देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जहां पे हो सकता है वो डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले अरिस्टा की, देखो, है ना, अरिस्टा की। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अरिस्टा एंड असावा, अरिस्टा एंड असावा, है ना, ये 2 आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हैं। दोनों आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में एक चीज ध्यान रखना कि दोनों फर्मेंटेशन वाले प्रोडक्ट हैं, दोनों फर्मेंटेशन वाले प्रोडक्ट हैं, ये चीज कभी ध्यान देना, है ना। ठीक है, ओके। अरिस्टा एंड असावा 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों में एक चीज ध्यान देना जो ना आपका कॉलेज का टीचर बताएगा और हो सकता है आपकी किताब भी ना बताए। अरिस्टा और असावा दोनों सेम तरीके से बनते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अरिस्टा में क्रूड ड्रग लेते हैं, है ना,
क्रूड ड्रग लेते हैं और उसको बॉयल करते हैं। असावा में फ्रेश जूस लेते हैं, फ्रेश जूस लेते हैं और इसमें बॉयल नहीं करते, इसमें बॉयल नहीं करते, नो बॉइलिंग। डिफरेंस बता रहा हूं, ये जान लेना बेटा, ये चीजें कोई ना बताएगा, लोग पढ़ के खत्म कर देते हैं पूरा सिस्टम और लास्ट में पूछ लो कि अरिस्टा असावा की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिफरेंस बताओ। पूछना जब तुम्हारे कॉलेज के टीचर पढ़ावे तो वो ज्यादातर केस में अरिस्टा और असावा एक साथ पढ़ा देंगे, जबकि फैक्ट है दोनों फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब अरिस्टा बनाया जाता है तो उसको बॉयल किया जाता है और जब असावा का फर्मेंटेशन होता है तो उसमें किसी तरह की आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बेसिक डिफरेंस है अरिस्टा असावा में। अब पढ़ते हैं, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, अब पढ़ते हैं अंदर, है ना। इसीलिए ये चीजें मैंने अंदर भी मेंशन कर दी हैं ताकि तुम्हें आगे ध्यान है, तुम्हारी किताब में मेंशन नहीं है। अरिस्टा आर द फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन, कैसा है, फर्मेंटेशन यानी सड़ा के बनाया जाता है, जैसे गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है, विनेगर बनाया जाता है। एप्पल जूस से एप्पल साइडर विनेगर बनाया जाता है ना, फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ करा दी जाती है। अरिस्टा क्या है, फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि हर्बल जो ड्रग्स होती हैं उसको पानी में सोक कर दिया जाता है और उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला दिया जाता है और लगभग 7 से 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। भाई हर्बल ड्रग्स ली गई, पानी में गुड़ शक्कर मिला के 7-8 दिन के लिए छोड़ दो तो क्या होगा, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा। वो जो सड़ रहा है तो वहां पर जो शुगर या जैगरी तुमने मिलाया है वो अल्कोहल में सड़ने के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए अल्कोहल जैसी स्मेल आती है और बाद में यही अल्कोहल उसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसीलिए विनेगर वगैरह कभी नहीं खराब होते चाहे जितना पुराना हो जाए। भाई जो चीज सड़के बनी है वो और क्या सड़ेगा, राइट, समझ में आई बात कि नहीं। अरिस्टा इसको किण्विन बोलते हैं, तरल औषधियां होती, इनमें औषधीय द्रव्यों को पानी में भिगोकर गुड़ चीनी मिलाकर निश्चित समय के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, इससे अल्कोहल उत्पन्न होता है और वो क्या करता है, फर्मेंटेशन मींस प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में अशोका अरिस्ट आता है, अर्जुना अरिस्ट आता है, दसमूला अरिस्ट आता है, दीज आर द अरिस्टाज, यानी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। अब तरीका जान लो भाई, देखो मैंने एक लाइन लिख दी इसीलिए, फर्मेंटेशन लिक्विड प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड फॉर डिकॉक्शन, जिसको क्वाथ बोलते हैं। याद रहे जहां पर शब्द डिकॉक्शन आएगा वहां पर बॉइलिंग आएगी, क्या आएगी, बॉइलिंग। डिकॉक्शन मतलब बॉइलिंग, तुमने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा है, राइट, जैसे चाय से एक्सट्रैक्ट निकालते हो ना गर्म करके, है ना, तो डिकॉक्शन पर सबसे पहले क्वाथ का निर्माण करते हैं, यानी डिकॉक्शन करते हैं। क्या करते हैं, जो क्रूड ड्रग होती है उसको पानी में बॉयल कर लेते हैं, क्रूड ड्रग को पानी में बॉयल कर लेते हैं बाय द डिकॉक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद जो क्रूड ड्रग है उसका जितना एक्सट्रैक्ट है आपके पानी में आ गया, फिर इसको हम छान लेते हैं यानी फिल्टर कर लिया, फिर जो फिल्ट्रेट आया उसमें हमने जैगरी शुगर या शहद जो भी आपके पास उपलब्ध है वो हमने मिला दिया। मिलाने के बाद एडिशन करते हैं फर्मेंटिंग एजेंट का, जैसे ईस्ट वगैरह मिला देते हैं ना, यानी धातकी फ्लावर होते हैं, धातकी फ्लावर होते हैं वुड फ्लोरिया नामक पौधे से, लाल छोटे छोटे फूल होते हैं, ये महकते बहुत हैं, है ना, इनको हम फर्मेंटिंग एजेंट की तरह मिलाते हैं यहाँ पर। तो फर्मेंटेशन के लिए 7 से 21 दिन के लिए छोड़ देते हैं, क्या, बंद करके ढक करके 7 से 21 दिन के लिए छोड़ दिया और उसके बाद 21 दिन के बाद उसको फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके स्टोर कर दिया, बन गया दसमूला अरिस्ट, यही है अरिस्टा, है ना। अब बात करते हैं असावा की, है ना, असावा। अब ध्यान रहे असावा में नो बॉइलिंग, नो बॉइलिंग, बाकी सब वैसे ही है, बस फ्रेश जूस इसमें। असावा फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपेयर्ड मेड डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेश हर्बल जूस, फ्रेश हर्बल जूस ले लिया भाई, जूस निकाला, है ना, या उसका पाउडर ले लिया फ्रेश लीव्स का, उसमें शुगर या जैगरी मिलाया, फर्मेंटिंग एजेंट मिलाया और इसको हमने गर्म नहीं किया,
और फिर इसको हमने छोड़ दिया फर्मेंटेशन के लिए। ध्यान करो, जो अरिस्टा बनाया वो भी इसी तरह यही इंग्रेडिएंट थे, बस वहां पे क्रूड ड्रग थी, यहाँ फ्रेश हर्बल लीव्स हैं या हर्बल जूस है। वहां हमने गर्म किया था पानी में, यहाँ गर्म नहीं किया, ये अंतर है। इसका एग्जाम्पल में, राइट, इसके एग्जाम्पल में जहां पे देखो क्या क्या है, तरंग, उरिस्टासाओ, कुमारी असाओ, है ना, कुमारी असाओ, कुमारी असाओ, कुमार असाओ और द्रक्षासाओ। फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश ड्रग या जूस, ये इसलिए मेंशन कर दिया यहां पर, नो बॉइलिंग। जहां पे असावा है वहां बॉइलिंग, आग का इस्तेमाल नहीं करते। विधि में पहले हम जिसका बनाना है उसका ड्रग या जूस इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं, शुगर, जगरी, हनी, जो भी आपके पास हो। फर्मेंटिंग एजेंट सेम डाल देते हैं और 7 से 15 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं। ठीक, देखो सब कुछ सेम टू सेम है, कहीं कुछ फर्क नहीं आया। फर्क सिर्फ किसका आया है, सिर्फ उसमें बॉयल किया गया तो यहाँ बॉयलिंग नहीं की गई, फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके हमने रख दिया, स्टोर करके रख दिया, बन गया भाई, ये असावा है। उसका जाता है बात गुटिका की, कहे कि गुटिका, गुटिका को बोलते हैं टैबलेट, वटी, गुटिका मतलब पिल्स या टैबलेट। इसमें भी कुछ नहीं, जिसका भी है प्रोडक्ट उसका पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बना के हाथों से उसकी गोलियां बना देते हैं और सुखा के रख देते हैं, आसान काम है। इसी को वटी या गुटिका बोलते हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं आयुर्वेदिक पिल्स, गुटिका वटी सॉलिड प्रिपरेशन है, और अरिस्टा असावा क्या थी, लिक्विड प्रिपरेशन थी, है ना। ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है। पाउडर ड्रग ले लिया, पाउडर ड्रग लिया, उसमें बाइंडिंग एजेंट मिला दिया, चाहे हनी हो, चाहे घी हो। उसके बाद सिंपल हमने रोल किया, रोल करके एक टैबलेट का शेप दे दिया, सुखा के स्टोर कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चंद्रप्रभा वटी आती है, बहुत सारी वटीज हैं। इंग्रेडिएंट में हर्बल पाउडर, त्रिफला, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, इनकी भी टैबलेट बना दी जाती है ना। अब देखो मेथड देख लो, सबसे पहले इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करो, जिसकी भी वटी बनानी है, जिसकी भी वटी बनानी है ना, जैसे कोई भी जो भी मिनरल बेस्ड है। उसके बाद बनानी है, हमने सेलेक्ट किया, उस पाउडर को हमने मिक्स कर दिया, है ना, जो जो चीजें मिलका के बनानी, जैसे टैबलेट बनाते थे वैसे ही सभी चीजें, जितने भी ड्रग्स हैं जिसकी वटी मिला के बनानी, 4, 6, 8, 10 ड्रग इकट्ठा किया, उसको पाउडर कर लिया, पाउडर करके मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद उसमें बाइंडिंग एजेंट डाला, जैसे गुड़ है, गुड़ का पेस्ट बना के उसी के अंदर डाल दिया हमने, है ना, या हनी है या हर्बल एक्सट्रैक्ट है, जो भी बाइंडर यूज किया गया, उसको खूब अच्छे से मिला दिया गया कि भाई एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाए। अब जब पेस्ट बन जाता है तो उसको रोल करके छोटे छोटे शेप में, पिल्स टाइप में, दवा की टैबलेट टाइप में उसको काट लिया जाता है, यानी सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई कर दिया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुटिका बोलते हैं। क्या, गुटिका। उसके बाद अगला आता है तेल। क्या आता है, तेल, जैसे तेल निकालते हैं ना, जैसे सरसों का तेल होता है, तो ये भी आसान है, लिक्विड प्रिपरेशन है। तेल आर द मेडिसिन ऑयल प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग हर्बल पेस्ट, जिसको कालका बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं, बेस जैसे सीसेम ऑयल, जिस लीफ से, जिस फ्लावर से, जिस वुड से भी तेल निकालना है उसको पहले बॉयल करते हैं, है ना, बॉयल करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अंटिल वाटर कंटेंट इवेपोरेट, तब तक गर्म करते रहते हैं कि जब तक पानी उसका पूरा उड़ ना जाए, है ना, पानी कंप्लीटली उड़ ना जाए। जब पानी पूरा उड़ जाएगा, तेल औषधि तेल है, जिन्हें औषधि कल्क, क्वाथ, आधार तेल, जैसे तिल का तेल है ना, उबाल कर तैयार किया जाता है और सारा का सारा जल क्या है, इवेपोरेट हो जाता है, बाद में तेल बच जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर महानारायण तेल मार्केट में अवेलेबल है ना। इंग्रेडिएंट सीसम का ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सबको ऐसे ही बनाया जाता है। मेथड में सबसे पहले क्या किए, सिलेक्शन किया बेस ऑयल का, है ना, लाइक जैसे सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जिसका भी बनाना है आपको, है, चीजें ऐसी हो जो बॉडी को नरिश करे, बॉडी को फायदा पहुंचाए। हर्बल मिक्सचर प्रिपरेशन, ड्राई फ्रेश लीफ हो गई, फ्लावर हो गया, है ना भाई। अब जैसी डिजीज हो भाई, जैसे ज्वाइंट पेन के लिए तेल बनाना है, स्किन के लिए बनाना है, मसल रिलैक्सेशन के लिए बनाना है, तो जो मेडिसिनल गुण होते हैं जिन प्लांट में,
उनका एक्सट्रैक्ट ले लिया गया। फिर हर्बल फ्यूजन किया गया। क्या किया गया? इनफ्यूजन किया गया, प्रिपेयर्ड किया गया हर्बल ड्रग्स को, उसको बेस ऑयल के ऊपर छोड़ दिया गया। भाई बेस ऑयल किसी लकड़ी पे रखा, उस पे वो फ्लावर, वो लीफ, जो कुछ भी है ना, वो छोड़ दिया गया लगभग 4 से 8 घंटे के लिए। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये जो फ्लावर रखा है ना, इस फ्लावर के अंदर का एक्सट्रैक्ट इस बेस के ऊपर आके पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी इस फ्लावर की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसमें आ गई? बेस ऑयल में आ गई। किसमें आ गई? बेस ऑयल में। तो हर्बल आर सिमर्स्ड इन द ऑयल फॉर द 4 to 8 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन। किस तरह का फॉर्मुलेशन बनाना है, केयर रखना है ताकि ये चीजें ओवरहीट ना होने पाए, है ना। और उसके बाद फाइनली जो तुम्हारा बेस ऑयल था उसको कंप्लीट, जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको छान लो, दबा दबा के प्रेस देके छान लो, जिससे कि तेल का एक्सट्रैक्ट निकल आए। जो तेल फाइनल स्ट्रेन ऑयल का रहता है उसको एयरटाइट कंटेनर में, जैसे भृंगराज तेल हो गया, महानारायण तेल हो गया, है ना, ये सारे तेल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। मार्केटेड फार्मूलेशन में भृंगराज हो गया, महानारायण हो गया, अनु तेल हो गया, धनवंतर तेल हो गया। तो इस तरह से तेल बनता है, इस तरह से ये तेल बनाया जाता है, राइट। तो भाई देखो, हमने अरिस्टा, असावा, गुटका तेल करे। अब बचा इसमें चूर्णा जो पाउडर है, लेहा और भस्मा, 3 चीजें बच रही हैं। ये 3 चीजें हम कल कराएंगे और साथ में इस टॉपिक के रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हम कल ही करवा देंगे। तो कल ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी पढ़ते रहो, है ना। चलो भाई, बाय बाय। बाकी दोस्तों को शेयर करते रहो, पढ़ते रहो, ऐश करो और नोट्स टाइम टाइम पे बनाते रहो। बाय बाय।